नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने व्याकरण सीरीज में समास का टॉपिक है उसको लेकर आए हैं। अभी तक हम लोगों ने समास में लगभग 3 समास का अध्ययन डीपली कर चुके हैं और चौथा जो हमारा समास है वह द्विगु समास है। उसका हमने उदाहरण और परिभाषा को देखा और कुछ हमने कहा था कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो देखने में द्विगु समास तो लगते हैं लेकिन होते नहीं। आज उसी का विश्लेषण हम करेंगे। हमने द्विगु समास को बताया कि अगर वह पहला पद उसका संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञा है, अगर वह तीसरे का बोध नहीं करवाता है तो वह कौन सा समास होता है? वह द्विगु समास होता है। अगर वह तीसरे का बोध करवाने लगता है तो वह बहुव्रीहि समास होता है। आज हम ऐसे शब्द को देखेंगे, देखने में तो लगेगा कि ये हमारा द्विगु समास है लेकिन होता नहीं है। आज उन्हीं शब्दों का हम विश्लेषण करेंगे। तो एक हेडिंग है, उसको पहले आप लोग नोट करिए। फिर उसके बाद कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो देखने में तो द्विगु समास लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। तो हमारा जो एक हेडिंग है उसको नोट करिए आप लोग। नोट, निम्नलिखित शब्दों में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों समास होते हैं यदि विकल्प में दोनों हों तो इनमें बहुव्रीहि समास माना जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में तो लगते हैं कि यह द्विगु समास है लेकिन होते नहीं हैं। जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उसको पढ़ते हैं तो हमें तीसरे शब्दों का बोध करवाता है। अगर कहीं पर ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि समास हुआ तब नहीं है, तब द्विगु समास को वहां पर हम क्लिक करेंगे। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं उनको देखेंगे कि अगर दोनों विकल्प में आ जाएं कि द्विगु और बहुव्रीहि तो हम किसको क्लिक करेंगे। तो आप लोग बताइएगा, दोनों में से हम बहुव्रीहि को क्लिक करेंगे। कुछ हैं शब्द, कौन कौन से हैं? लगभग 15-20 शब्द ऐसे आएंगे जो बहुव्रीहि का बोध कराएगा। तो हम देख लेते हैं कुछ शब्दों को। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण, या जैसे कौन कौन से शब्द हैं, और शब्दों के साथ साथ समासिक विग्रह जो होता है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी शब्द के साथ साथ समासिक विग्रह भी पूछ लेता है कि इसका विग्रह कैसे होता है। साथ में विग्रह भी नोट करते हुए हम चलेंगे। जैसे कहें तिरंगा, अगर ऑप्शन में द्विगु और बहुव्रीहि है तो हमारे इसके तहत हम बहुव्रीहि को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर बहुव्रीहि नहीं है तो वहां पर हम द्विगु समास को क्लिक करेंगे। तिरंगा कहने से हमें भारतीय ध्वज का बोध होता है, इसीलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कहें पंचांग, पंचांग कहने से हमारा कैलेंडर का बोध होगा। कैलेंडर
किसका बोध होता है? तो आप लोग बताएंगे कैलेंडर का। अगर कहें पंजाब, पंजाब, पंजाब जो है भारत का एक राज्य है, भारत का राज्य। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कहें अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या कहने से हमारा किसका बोध होगा? तो कहेंगे पाणिनि की रचना का। कभी कभी पाणिनि की रचना कोई अष्टाध्यायी प्रश्न पूछता है कि किस समास का उदाहरण है। आप लोग बताएंगे द्विगु समास। अगर द्विगु बहुव्रीहि दोनों है तो किसमें जाएगा? तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि समास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जैसे कहें पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र जो है विष्णु प्रभाकर की एक कहानी है, उसका बोध होता है। तो आप लोग लिखिए विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा की कहानी, कहानियां का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास जाएगा? तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि समास जाएगा। कुछ और उदाहरण है, इधर देखते हैं। जैसे कहें अष्टभुज, अष्टभुजा, अष्टभुजा कहने से किसका बोध होगा? तो आप लोग बताएंगे दुर्गा का। किसका बोध होगा? दुर्गा, क्योंकि माता दुर्गा के 8 भुजाएं होती, इसीलिए हम दुर्गा माता को अष्टभुजा के नाम से भी जानते हैं। कुछ और उदाहरण हैं, उनको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कहें त्रिवेणी, त्रिवेणी, त्रिवेणी कहने से किसका बोध होगा? तो आप बताएंगे गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ मिलन होता है उसका, जैसे प्रयाग, जिसे कहते हैं प्रयागराज। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आप लिखिए गंगा यमुना, यमुना सरस्वती, सरस्वती का संगम कहाँ लगता है? तो आप लोग बताएंगे प्रयागराज, प्रयागराज, जहाँ से आप लोगों की क्लास लाइव चल रही है, प्रयागराज। उसके बाद हम आगे देखते हैं। जैसे कहें चौपाया, 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 सॉरी चौपाया नहीं, चौपाए, चौपाए कहने से किसका बोध होगा? तो आप बताएंगे पशु का, क्योंकि पशुओं के पास 4 पैर होते हैं, इसीलिए उनको चौपाए कहते हैं। जैसे कहें हम चतुर्भुज, चतुर्भुज हम किसे कहते हैं? आप लोग इसको बताइए। चतुर्भुज हम कहते हैं विष्णु को, क्योंकि विष्णु के पास 4 भुजाएं होती हैं, विष्णु। फिर उसके बाद एक और उदाहरण है, उसको देख लेते हैं। जैसे कहें चतुर्भुजा, चतुर्भुजा, अब बताइए किसको कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी को, क्योंकि माता लक्ष्मी के पास भी 4 भुजाएं होती हैं, इसीलिए जा मतलब होता है स्त्रियों के लिए बोध होता है, अगर जय कहे तो पुरुष के लिए। तो मतलब चतुर्भुज कहने से विष्णु का और चतुर्भुजा कहने से किसका बोध हो रहा है? तो आप लोग बताएंगे माता लक्ष्मी का। और जैसे कहें चौराहा, चौराहा किसका बोध कराएगा? तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि का नहीं कराएगा, यह द्विगु का बोध कराए। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो देखने में तो हमें क्या नाम है, द्विगु समास के उदाहरण लगते हैं, लेकिन होते नहीं। अगर ऑप्शन में दोनों आए तो इसको पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। इस प्रकार से हमारा जो द्विगु समास होता है वह पूर्ण होता है। अब इसके इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का अध्ययन करने से पहले हम आपको बता दें, यह एक ऐसा समास है जिसमें कारक चिन्हों को भी लेकर चला जाता है, और जब कोई उदाहरण आता है तो कारक चिन्हों को ध्यान में रखकर उसका विखंडन करते हैं। कभी कभी जो कारक चिन्ह होते हैं, अगर हम उसका विखंडन करते समय तो उसका ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठते हैं, हमारा प्रश्न आता हुआ भी चला जाता है। इसीलिए क्या नाम है, तत्पुरुष समास को समझने से पहले हमें जो कारक चिन्ह होते हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कारक चिन्ह जो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए उपादान से, संबंध अधिकरण में पर, ये जो आता है उसमें से कर्ता और संबंध को छोड़ दिया जाता है। इस समास को पढ़ते समय कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है और
और जो कारक चिन्ह होते हैं उसको हम अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास का जब भेद पढ़ेंगे और उसको उसी में अध्ययन करते चलेंगे। अगर हम बात करें तो इस समास की, ये समास कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ही, हमारे जब शब्द प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं ये लाभ देता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं कि आखिर इस समास को हम कैसे करें। तो कुछ होते हैं ऐसे कि जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं उसका, हम जो प्रयोग करते हैं उसी के अनुसार हम सटीकता लाते हुए, शब्दों को सही करते हुए इसका हम प्रयोग करेंगे। तो हमारा इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथी, चार तो हो गया, जो पांचवी हेडिंग होने वाली है वह होगी तत्पुरुष समास। कौन सा होगा तो आप लोग बताएंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। यह हमारा जो तत्पुरुष समास है इसी का हम अध्ययन करेंगे और इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे और यह देखेंगे कि यह कहना क्या चाहता है, हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, और कारक चिन्ह जो होते हैं कैसे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें एक शब्द बोले गगनचुंबी, गगनचुंबी। अब इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग अगर हम करके इसका विखंडन समासिक विग्रह करें तो आप लोग बताएंगे गगन को चूमने वाला। अब जो एक को आ रहा है यह हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, यह किसका चिन्ह है, किस कारक, किस विभक्ति, किस कारक में आएगा। इसी का अगर हम अध्ययन डीपली कर लेते हैं तो हमारा जो बनने वाला प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होगा। तो इसको समझने से पहले हम इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी परिभाषा अगर होगी, इसमें दो परिभाषा हैं, एक कारक के अनुसार परिभाषा आएगी, एक नॉर्मली परिभाषा आएगी जो हम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहली परिभाषा आने वाली है वह होगी वह समास जिसका, वह समास, सॉरी आप लोग नोट करिए, वह समास जिसका पूर्व पद गौड़, वह समास जिसका पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, या होता है कहते हैं। अब देखते हैं कि यह जो हमारी परिभाषा है कहना क्या चाह रही है। परिभाषा हमारी कह रही है वह समास जिसका पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे कि सर प्रथम पद कैसे कौन होता है, उत्तर पद कौन होता है। आपको बता दें, कोई समास आएगा जब उसका विखंडन करेंगे तो उसमें दो पद आएंगे। कितने शब्द आएंगे? तो दो शब्द आएंगे। कौन? एक ऐसे आएगा, इसी में रहेगा। ये दो पद आते हैं, जो पहले वाला पद आता है और जो बाद वाला पद आता है, पहला दूसरा। जो पहला वाला पद आता है इसे हम पूर्व पद कहते हैं। क्या, कौन सा पद कहेंगे? पूर्व पद। और जो बाद वाला पद आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर पद। यह ध्यान में रखिएगा कि आप लोग देखे हैं कि लगभग 2-3 समास में उत्तर पद प्रधान होता है और यहाँ पर भी उत्तर पद प्रधान ही होगा। लेकिन जब इसमें कारक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो हमें लगता है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। अब कैसे उत्तर पद प्रधान होगा उसको हम देखते हैं। लिखिए उदाहरण में,
उदाहरण आप लोग समझने का प्रयास करिए। जैसे जल धार, इसमें देखिए दो पद है। हमने बताया कि पहला पद गौड़ होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अब आप लोगों के प्रश्न बनता होगा कि सर ये जल जो है संज्ञा है, इसे तो गौड़ हो, इसे तो प्रधान होना चाहिए। यह धार है, इसे मतलब द्वितीय पद में गौड़ नहीं होना चाहिए, प्रधान इसको कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग जब इसका विखंडन करेंगे तो यह पद प्रधान ना हो के यह पद प्रधान होता। कैसे, उसको हम देख लेते हैं। एक उदाहरण जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसको देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि जल धार या जलधारा बह रही है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो जल धारा बह रही है, ना कि जल बह रहा है, इसीलिए धारा को प्रधान माना गया है, इसको गौड़ माना गया है। तो आप लोग इसका विखंडन कर यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ जल नहीं बह रहा, अपितु जल की धारा बह रही है। इस आधार पे हमने देखा कि यह क्या नाम है, जल नहीं, जल की धारा बह रही है, इसीलिए धारा जो गौड़ होती है, सॉरी प्रधान होती है, जल जो है गौड़ होता है। अगर हम दूसरा उदाहरण की बात करें तो जैसे हम कहें राज माता, और राजमाता अगर हम बात करें तो इसका जब हम विखंडन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा राजा की माता। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो राज और माता होता है, इसमें माता जो प्रधान होता है, राज जो होता है गौड़ होता है। यह हमारी जो परिभाषा थी उस पर यह उदाहरण सटीक बैठता है, इसीलिए यह परिभाषा विद्वानों ने इसका सार्थक और सही माना है। अब एक दूसरी परिभाषा है, उसको हम देख लेते हैं। वह जो परिभाषा है कारक चिन्हों के आधार पर होगी, उसको भी देखें, क्योंकि यही कारक चिन्ह आप लोगों को आगे चल के बेहद ही नॉर्मल सिद्ध होगी अगर आप इस परिभाषा को ध्यान से देखते हैं तो। दूसरी परिभाषा हमारी है आप लोग नोट करिए। दूसरा, जहां कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़कर शेष अन्य कारकों की विभक्तियों का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो दूसरी परिभाषा कह रही है कि जहाँ कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़कर शेष अन्य कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। जब उसका कोई समासिक विग्रह हुआ होता है, जब उसको हम संक्षेप करते हैं तो जो विभक्तियां होती हैं उसका लोप कर देते हैं। जब लोप कर देते हैं तो वहाँ जो शब्द बन के निर्माण होता है वो जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। अब हम यह देखना चाहेंगे कि यह जो उदाहरण
हमने कंप्लीट करके एक बना है, यह किस में जाएगा, किस कारक विभक्तियों में जाएगा। जो कारक चिन्ह हमने हटाएंगे उसी विभक्तियों को हम लाके उसको यह कहना विभक्तियों में हम रखेंगे। कैसे, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। और इसको देखने से पहले हम एक समझ लेते हैं कि विभक्तियां कैसे कितनी होती हैं, कौन कौन सी विभक्तियां हैं। तो आप लोग इस परिभाषा को ध्यान से देखने के बाद हम लोग विभक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप लोग आगे लिखिए विभक्तियां। विभक्तियां, अब देखिए इसको आप नोट करिए। कर्ता, पहले सभी लोग आप सभी अपना नोट करें, फिर हम बताएंगे क्या कैसे क्या करना। कर्ता ने कर्म को करण से, कोष्ठक में लीजिए द्वारा, द्वारा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। संप्रदान के लिए, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अपादान, अपादान, अपादान से ये होगा से अलग, से अलग। उसके बाद होगा संबोधन, संबोधन होगा, सॉरी संबोधन नहीं, वो संबंध होगा। नोट करिएगा आप लोग। संबंध, संबंध होगा, इसका जो चिन्ह होगा का, के, की। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण यहाँ होगा में पर, में पर। उसके बाद हम कहें संबोधन, संबोधन, संबोधन जो होगा के। हम लोग परिभाषा याद करिए, परिभाषा देखिए। यहाँ कहा है कि जहाँ कर्ता संबोधन कारकों को छोड़कर, ठीक है, इसको हम काट देते हैं, कर्ता को और संबोधन को काट देते हैं, क्योंकि इस तत्पुरुष समास में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको अब देखिए। जहाँ कर्ता संबोधन कारकों को छोड़कर शेष अन्य कारकों की विभक्तियों का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अब इन विभक्तियों को हम याद करते हैं, और यह प्रश्न जब हम बनेगा, आप लोग वहाँ पूछेगा कि कौन तत्पुरुष कर्ता तत्पुरुष, सॉरी कौन कर्म तत्पुरुष समास है, कौन करण तत्पुरुष समास है, कौन संप्रदाय तत्पुरुष समास है, कौन अपादान तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, और जो उसके सामने विभक्तियां दिखाई दे रही हैं उसका लोप होगा। ठीक है, तो कैसे लोप होगा, हम एक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला हमारा जो हेडिंग होगा वह कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा हेडिंग होगा, तो आप लोग बताएंगे कर्म तत्पुरुष समास। आप लोग नोट करिएगा दोस्तों। हमारा जो पहली हेडिंग होगी वह होगी कर्म तत्पुरुष समास। इसका जो विभक्ति है इसको भी नोट कर लेते हैं। तो आप लोग बताएंगे को, कर्ता ने यानी कर्म को का लोप, का लोप। अब इसको यहाँ पर जो एक कर्म तत्पुरुष है, कोई भी पद आएगा वहां पर यह जो को है उसका लोप होगा। कैसे लोप होगा उसको समझते हैं। पहले इसकी एक परिभाषा है, उसको भी नोट कर लेते हैं। परिभाषा, परिभाषा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहां कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, वहाँ
तत्पुरुष समास होता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे अब कैसे जो को का लोप होगा, कर्म जो तत्पुरुष का जो विभक्तियां को का कैसे लोप होगा उसको हम देखते हैं। जैसे हम कहें यश प्राप्त, जब हम इसका समासिक विग्रह करते हैं तो यह होगा यश को प्राप्त। अब देखते हैं, जो परिभाषा कहती है कि जहां कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो वहां तत्पुरुष समास होते हैं। अब देखिए यहाँ पर को है, जब हम इसका संक्षेपण करते हैं, संक्षेप में करते हैं, तो को जो विभक्तियां हैं वह लोप कर देते हैं और इसको जोड़ते हैं और हमें प्राप्त होता है यश प्राप्त। अब पूछेगा यश प्राप्त में तत्पुरुष का जो भेद है वो किस में आएंगे, तो आप लोग बताइएगा कर्म तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है, इसीलिए कर्म तत्पुरुष समास यहाँ सही होगा। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हम कहें दिल तोड़, इसका समासिक विग्रह कर लेते हैं, यह होगा दिल को तोड़ने वाला। अब यहां देखिए को हम लोप कर देते हैं और एक सार्थक शब्द बनाते हैं दिल तोड़। ठीक है, तो यह दिल तोड़ हमारे हिसाब हो जाता है। कभी कभी दिल तोड़ के देने के बाद यह है उसका पूछेगा इसका समासिक विग्रह क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों अलग अलग रहेंगे, एक ऑप्शन इसमें सही रहेगा। और इसीलिए हम जब समास का विग्रह जब करते हैं, समासिक विग्रह करते हैं, तो हमें वहां पर इसका जो विग्रह होता है समासिक विग्रह उसको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कहीं भी किसी माध्यम से बन सकता है। आगे देखते हैं, अगर हम कहें देशगत, अब इसका अगर विखंडन हम करें, समासिक विग्रह कहें तो क्या होगा, तो आप कहेंगे देश को गत। इसी प्रकार से एक उदाहरण है और उसको देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। उदाहरण अब देखते हैं, आप लोग नोट करिएगा उदाहरण। और देखिए कट थोड़वा, अब इसका समासिक विग्रह करिए तो आप लोग करेंगे काष्ठ को तोड़ने वाला। जब इसका हम इसका संक्षेपण करेंगे तो कोक विभक्तियों को लोप कर देते हैं, तो हमें यह शब्द प्राप्त होता है, इसीलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास होता है। फिर आगे चलते हैं, अगर हम कहें जी भर, इसका जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा जी को भर कर। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, जैसे कहें सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो ये होगा सर्व को जानने वाला। समासिक विग्रह जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समासिक विग्रह भी कभी कभी एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कहें गगनचुंबी, यह प्रश्न कईयों बार पूछ चुका है कि गगनचुंबी में कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताएंगे तत्पुरुष। अगर पूछे तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा समास होगा, तो आप बताइए कर्म तत्पुरुष समास होगा। तो इसका जो विखंडन होगा, तो इसका जो विखंडन होगा वह होगा गगन को चूमने वाला। फिर आगे देखते हैं उदाहरण, जैसे कहें हम जितेंद्र, इसका अगर हम समासिक विग्रह करें तो यह होगा इन इंद्रियों को जीतने वाला। फिर उसके बाद आगे हम उदाहरण देखते हैं,
जैसे मरड़ा तुर। इसका अगर हम समासिक विग्रह करें तो यह होगा मरड़ को आतुर। इस प्रकार से कुछ बहुत से उदाहरण हैं जो हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कौन से तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं तो आप लोग बताएंगे, क्या नाम है, कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अगला जो हमारा होगा वह कल की क्लास में होगी। आज हम यहीं तक इसका अध्ययन करते हैं, फिर कल मिलते हैं। राधे राधे, नमस्ते।